जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्लोरी ऑफ विलेज में। चलिए आज हम हिंदी फर्स्ट चैप्टर बातचीत के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग जानेंगे कि बातचीत जो चैप्टर है उसका सारांश जान लेंगे। उसके बाद उसमें से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलने वाला रहेगा पूरा निकल जाएगा। और उसके बाद आप लोग उसे क्या कीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा या फिर मैं PDF सेंड करूँगा। उसको जो भी PDF होगा मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप उसे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन बच्चों के पास जिन बच्चों की आवश्यकता है एक ऐसे क्लास की जहाँ पे पूरा सुविधा हो, सब कुछ पढ़ाया जा रहा हो। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट चैप्टर है हम लोग का बातचीत। बातचीत के लेखक कौन है? तो बातचीत चैप्टर जो है उसके लेखक हैं आपके बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा यह चैप्टर लिखा गया है। तो चलिए अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि बातचीत जो चैप्टर है वो किनके द्वारा लिखा गया है, तो आप ऐसे कह सकते हैं बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देखिए ये जो चीज है, ये जो मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये उनका बातचीत पाठ के लेखक जो है उनका परिचय है। यानी कि पहले उनका परिचय बता दे रहे हैं, उसके बाद इस चैप्टर का सारांश बताएंगे। तो चलिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 को इनका जन्म हुआ था। और इनका निधन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914 को इनका निधन हुआ था। अगर क्वेश्चन ये भी आ जाए कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था, तो आप कह सकते हैं इलाहाबाद। अगर ऑप्शन में दिया हो तो इलाहाबाद मारिएगा, या फिर ऑप्शन में प्रयागराज दिया हो तो प्रयागराज, यानी कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जिसका नाम अभी चेंज हुआ है, प्रयागराज हुआ है, वो हो जाएगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन आ जाए कि बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम क्या था, तो पार्वती देवी इनके माता का नाम था। उसके बाद इनके पिताजी का क्या नाम था, तो इनके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था और ये पेशे से एक व्यापारी थे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे, तो व्यापारी थे। और चलिए देखिए आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं, उनके रचना के बारे में जानेंगे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि थे, तो बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के कवि थे। बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि थे? आधुनिक काल के। उसके बाद ये भी पूछ दे क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे, तो भारतेंदु युग के कवि थे। चलिए उसके बाद हम लोग जानेंगे उपन्यास, ये कौन कौन से उपन्यास लिखे हुए थे, इस चीज के बारे में जान ले रहे हैं। देखिए पहला इनका उपन्यास था रहस्य कथा। उसके बाद है नूतन, ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बेरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, इतना उनका उपन्यास था। अगर क्वेश्चन आ जाए 100 अजान एक सुजान किनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है, तो ये किनके द्वारा लिखा गया है? बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसे पूरा भली भांति समझ लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम में एक भी ना छूट पाए। चलिए नाटक कौन कौन से लिखे थे? वेणी संहार, शिशुपाल वध, चंद्रसेन, सीता बनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, एक रोगी और एक वैध, बाल विवाह, इतना वो नाटक लिखे थे। आपको ये पूरा बढ़िया से याद कर लीजिएगा, पूरा नोट कर लीजिएगा ताकि कहीं पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद है निबंध। देखिए बालकृष्ण भट्ट लगभग 1000 निबंध लिखे हुए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे सारांश। बाकी जो चैप्टर है उसका सारांश, इसमें से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही निकलेगा, सब्जेक्टिव भी थोड़ा बहुत निकल जाएगा। तो आप एकदम बने रहिए मेरे चैनल से और देखते रहिए। जो बातचीत चैप्टर है उसका सारांश देख लीजिए, इसे भी आप एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आप अपने से लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन आ जाएगा कि आधुनिक काल के किस प्रसिद्ध कवि के द्वारा बातचीत चैप्टर लिखा गया है, तो वो है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। आप खुद से सोचिए, अगर ईश्वर ने हम लोगों को बोलने की शक्ति न दी होती तो आज हम बोल पाते? नहीं बोल पाते। उस चीज हम अपने अंदर के फीलिंग्स को किसी से शेयर नहीं कर पाते।
बातचीत ही एक ऐसी वाक शक्ति है ना, वाक शक्ति एक ऐसी वरदान मिल गई है कि जिससे हम दुनिया के सारे चीज़ों को अपने अंदर से निकाल के मैंने बोल सकते हैं, अपने अंदर की बात, अब हमारे अंदर क्या भावना है उसको हम निकाल के किसी के पास रख सकते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। अगर वाक शक्ति, हम लोगों में बोलने की शक्ति अगर ना होती तो इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता, अब ईश्वर ही बता सकता है। चलिए, वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाज खराश जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। यानी कि जो भी स्टेज पे, देखिए स्टेज पे हम लोग नॉर्मली ऐसे बात करते हैं, वैसे नहीं बात किया जाता है। वहाँ पे कुछ ऐसे शब्द रखे जाते हैं जिनसे लोग प्रभावित होते हैं, उस चीज को सुन के लोग तालियां बजाते हैं, लोग उस बात को अपने अंदर ढाल लेते हैं। ऐसे चीज को अगर हम लोग ऐसे नॉर्मली बात करते हैं तो उसको ऐसे राम रमौल कहा गया है। वे कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने इत्यादि की जरूरत है। अगर हम लोग अपने शरीर को अगर चलाना हो, कुछ बोलना हो, कोई काम करना हो तो खाना पीना जरूरी है। उसी तरह से इस संसार में अपने अंदर की बात को कहना हो या फिर कुछ भी करना हो तो उसमें वाक शक्ति जरूरी है। उसके बाद वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। देखिए मैंने पहले ही बताया गया था, बातचीत अति आवश्यक है। इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। अगर हम किसी बात को जानते हैं ना तो दूसरों से कहने के लिए तड़प उठते हैं कि अगर इस बात को हम किसी से जाके कह दें तो हमारे पेट के अंदर जो मवाद यानी कि भाप जो बन रहा है उस बात का वो निकल जाएगा। देखिएगा, औरत सब के अंदर इस कंडीशन, इस भावना को बहुत देखा जाता है। इस तरह की औरत सब में पाया जाता है। औरत लोग को अगर कोई बात आज कह दीजिए, आज अभी कह दीजिए कि ये फलाना बात हम कहते नहीं, ये केहू से नहीं के कहेगी, तो इसी तरह से वो भी जाएगी तो वो भी किसी से कहेगी, हम बात कहते ना केहू से नहीं के कहेगी। इसी तरह से कहते कहते पूरा गांव का लोग जान जाएगा, मैंने किसी से कहना नहीं है। ऐसा होता है। तो जब तक अपना अंदर से बात निकाल के किसी को कहती नहीं है तब तक वो शांति नहीं रहती। पेट में ऐसा लगता है ना कि मवाद हो गया, हो जाता है। और मवाद जो हृदय में जमा रहता है वह भाप बनकर उड़ जाता है। जब हम अपने बात को किसी से जब कह देते हैं तो अब वो जाके भाप बन के निकलता है, तो अब शांति मिलती है। ठीक है। उसके बाद है बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यानी कि जब हम किसी से बोलते हैं तब भी हम लोग के जो बोलने से मनुष्य की क्या होता है, साक्षात्कार होता है। जब हम किसी से बोलेंगे ही नहीं तो सामने वाला क्या जानता है कि हम कैसे हैं, किस तरह का व्यवहार है मेरा। चलिए, उसके बाद लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। यानी कि लेखक ने बातचीत के प्रकार को बताया, कितने प्रकार के बातचीत होते हैं। एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। यानी कि अगर कोई बात असलियत में बात की जा रही है तो वो दो लोगों में हो सकती है। अगर दो से ज्यादा लोग हुए तो असल बातचीत नहीं। अर्थात जब दो लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलकर बातें करते हैं। यानी कि जब दो व्यक्ति होते हैं तो अपना बात वो सामने वाला से शेयर करते हैं, सामने वाला आपसे शेयर करता है। अगर तीसरा व्यक्ति आया तो ये दोनों क्या करेंगे, या तो उस टॉपिक को चेंज कर देंगे या फिर कुछ ऐसे बात करेंगे जो उससे समझ में ना आए कि ये लोग बात क्या कर रहे हैं। लेखक के अनुसार तीन लोगों के बीच की बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है। यानी कि केवल वो समझिए बात बदल के बात किया जाता है, फॉर्मेलिटी से हाँ भले हम हैं तो वो बात कर रहा है, बस इतना है। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है। यानी कि यूरोप के जो लोग हैं उन लोगों में हुनर है, बात कैसे किया जाता है, कैसे किसी को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लिया जाता है, आकर्षित कर लिया जाता है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। और इसी बातचीत को जब किसी को अपने अंदर खींच लिए तो इसी को हम लोग कहेंगे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। चलिए, इनके प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है।
यानी कि यूरोपीय लोगों को बात को सुन के कान को बहुत आनंद मिलता है, वो लोग को प्रसंग सुन के। इसे सहृदय गोष्ठी भी कहते हैं, इसे गोष्ठी भी कहा जाता है। अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं, अंत में बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप से बातचीत कर लें। यानी कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति प्राप्त कर देनी चाहिए, ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए कि हम किसी दूसरे से बात ना करके खुद से बात करें, बातचीत कर लें। और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। अगर हम स्वयं से बात कर रहे हैं, यानी कि अपने आप से बात कर रहे हैं, तो यही बातचीत का उत्तम तरीका है। अब देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो क्या कहिएगा? आत्मवार्तालाप। आप अपने से, हम अपने आप से जो बात कर रहे हैं, यही हमारा क्या है? उत्तम तरीका है। चलिए, तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल से। अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी अच्छा से पढ़ने का मौका मिले। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।